आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश के मौजूदा परिदृश्य की। और इस बातचीत में आज हमारे साथ हैं केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के मोहित भाटिया। आज हम सिर्फ उनसे बात करके उनके विचार ही नहीं जानेंगे, बल्कि अपने पाठकों के, अपने दर्शकों के सवाल भी उनके सामने रखेंगे। और इस तरह से जो दर्शकों के मन में, पाठकों के मन में उलझने रहती हैं, उनका भी वो कुछ समाधान करेंगे हमारे लिए। मोहित जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद राजीव जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे, इस समय जो म्यूचुअल फंड की और कुल मिलाकर के बाजार की स्थिति है, उसके बारे में आपका नजरिया क्या है? एक निवेशक अभी थोड़ा असमंजस में है, वो देश के हालात देख रहा है, अर्थव्यवस्था के हालात देख रहा है, बाजार में कभी बहुत तेज गिरावट, कभी उसके बाद बहुत तेजी से वापस संभलना, ये सब कुछ देख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले राजीव जी, मेरा जो एक एक पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि वी आर लिविंग इन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, जो मतलब हमने वंस इन अ लाइफ टाइम हर कोई अपने पर्सनल या कॉर्पोरेट लाइफ में देखता है। और सिमिलरली ऐसी कोई एक होता ना, जैसे हम एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में हैं राइट नाउ। तो पहला एक उस एंगल से देखें तो ऑब्वियसली दिस इज लाइक आई सेड अनचार्टर्ड टेरिटरी। तो आगे क्या होने वाला है, इट इज ऑलवेज एन इवॉल्विंग सिचुएशन। बट अगर हम लोग मार्केट्स की हिस्ट्री में जाते हैं, बिकॉज हमारा ये डिस्कशन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स है, तो अगर उस लिहाज से देखें तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ऐसे बड़े इवेंट्स आते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, मार्केट्स पे। और उसके बाद जब ये सिचुएशन नॉर्मल होती है, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, पिकअप करती है, और उसका जो इम्पैक्ट है हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे देखते हैं, शेयर मार्केट पे देखते हैं, बॉन्ड मार्केट्स में देखते हैं। तो हालांकि अभी अगर आप देखें तो पिछला, अगर बीएससी को देखें, एनएससी को देखें, विच इज एक बैरोमीटर ऑफ द इंडियन मार्केट्स, तो पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखें तो नेगेटिव दिखा रहा है अबाउट 12-15%। और इट हैज आल्सो इम्पैक्टेड द रिटर्न्स फॉर द लॉन्गर टर्म, जो आप अभी देख रहे हैं। लोगों के एसआईपी जो रिटर्न्स हैं, उसमें अगर आप फरवरी और अभी का कंपैरिजन करें तो एक वो 10 से 5% हो गया, अगर आप 5 ईयर का एसआईपी रिटर्न देखें। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर ऑब्वियसली लीडिंग टू पीपल बिकमिंग एंशियस। एक एंजाइटी बढ़ती है इन्वेस्टर्स में। हम भी एक म्यूचुअल फंड एम्प्लॉय और इन्वेस्टर भी हैं, मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो हर बंदे का अपना जो एक पूंजी लगी होती है, सेविंग्स जो लगी होती हैं, उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। बट ऑल दैट सेड, मुझे लगता है कि जो सिचुएशन आई और जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ मार्केट्स को, इसमें आप अगर किसी रीजन से पहले आपने पैसे विड्रॉ किए तो ऑब्वियसली यू वर ओनली लकी। बट नॉर्मल सिचुएशन में आई वुड से कि इट वाज अ वेरी इवॉल्विंग सिचुएशन, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि ये कैसे टर्न आउट होगी। और अभी जो हमें देखना है वो आज की सिचुएशन से आगे देखना है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब जब इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस अब रिमूव हो रही हैं धीरे धीरे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी अब धीरे धीरे पिकअप होगी, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी भी आप देखेंगे जो मार्केट एक नीचे गई थी, उस लेवल से काफी इम्प्रूवमेंट आ गया है मार्केट में, दो दैट्स ओनली शॉर्ट टर्म। बट हमारा मानना ये भी है कि अभी मार्केट, एक होता है ना कि जब नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट नीचे गिरती जाती है। अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज मार्केट में, प्राइसेस में है, और अभी अगर अच्छी न्यूज आएगी तो इससे मार्केट को एक बढ़ावा मिलेगा। तो मेरी ये राय है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कि आप अपना एसआईपी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। इन्वेस्टमेंट इन ट्रांचेस थ्रू एसटीपी जो होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जारी रखिए। म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो सेव कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर रहे हैं। आप आज जो है एक अपनी कंजम्पशन जो फोरगो कर रहे हैं, वो आगे फ्यूचर कंजम्पशन मेंटेन करने के लिए जो भी पार्ट आप अपनी इनकम में से पुट असाइड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उसको बनाए रखिए, रेगुलर इन्वेस्टिंग करते रहिए, और भरोसा रखिए म्यूचुअल फंड पे और इंडस्ट्री पे। आपने कहा निवेशकों के मन में बेचैनी है, और वो बेचैनी जो है वो दर्शकों ने, पाठकों ने हमारे सामने जो सवाल रखे हैं, उन सवालों में भी दिख रही है। जैसे अविनाश त्रिपाठी पूछते हैं कि
मेरे पैसे कब बढ़ेंगे, मतलब ये सवाल शायद हर निवेशक का ही होगा इस समय, कि वो देख रहे हैं कि भाई पहले तो मेरी म्यूचुअल फंड में ग्रोथ अच्छी दिख रही थी, लेकिन अब इस समय तमाम लोगों को अलग अलग टाइम फ्रेम में, शायद बहुत सारे टाइम फ्रेम में नेगेटिव ग्रोथ रेट भी दिख रही है, उसमें नेगेटिव रिटर्न भी दिख रहा है। कैसे भरोसा दिलाएंगे आप उन्हें? देखिए, दो तरह से हम इसको देख सकते हैं राजीव जी। पहला पार्ट ये है कि अगर आप पिछले 5, 10 साल, 15 साल की हिस्ट्री छोड़ के अगर आप मार्केट्स की हिस्ट्री इन जनरल देखें, फॉर द लास्ट 80-100 ईयर्स जो बाकी मार्केट्स में अवेलेबल है, इंडिया में भी मतलब 1980 से अवेलेबल है मार्केट की हिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि आपके पास निवेश करने के लिए डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। जैसे आप फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं, डेट या इक्विटी में। तो जो एम्पेरिकल डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि आपका जो रिस्क फ्री रेट होता है, मतलब जैसे आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ले लीजिए 1 साल का, अगर उसको रिस्क फ्री रेट मानते हैं, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, करीबन 1.5 से 2.5% ऊपर रिटर्न उन्होंने दिया है। और जो इक्विटी है उसमें रिस्क फ्री रेट से करीबन 6 से 8% ऊपर रिटर्न दिखाई दिया है। तो एक तो वो तरीका है देखने का। एंड मार्केट्स अगर इतनी बड़ी हिस्ट्री अवेलेबल है और एक रिवर्जन टू द मीन होता है मार्केट्स में, तो अगर मार्केट अगर आपको अभी दिखा रही है -15% और अगर ओवरऑल रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म लेट्स से अगर 12-15% रहा है, इसका मतलब एक रिवर्जन टू द मीन जो है वो होगा। अब टाइमिंग बताना एकदम थोड़ा मुश्किल है, बट ये है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इस टाइम मार्केट में बढ़ गया है। सो एक तो ये तरीका है देखने का। दूसरा ये है कि आगे जो कंपनी की अर्निंग्स हैं, जो अपने इंडिया में कॉर्पोरेट्स हैं, जो जिनमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, या तो उसमें क्या ग्रोथ आने वाली है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में या अर्निंग्स में। तो उसमें जो हमें सुनने को मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट टीम से, वो ये है कि इस साल काफी कुछ जो है एक तरह से नेगेट हो गया है, फ्लैट अर्निंग्स ग्रोथ है, या नेगेटिव आप देख रहे हैं जो काफी सारी एक्सपर्ट्स या रिसर्च आउटफिट्स बता रहे हैं। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 देखें या फाइनेंशियल ईयर 23 देखें, तो उसमें हमें लगता है, या अगले 3 से 5 साल देखें, तो उसमें लगता है कि जो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है अर्निंग्स में, वो करीबन 10 से 15% रहेगा। और आई थिंक जो बेसिक फंडामेंटल है राजीव जी, आप भी मार्केट में बहुत देर से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देखेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में आएगा 3 से 5 साल, और अगर 10 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट में दिखेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, तो यही चीज आपके पोर्टफोलियोज की रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होगी, यही एनएवी में रिफ्लेक्ट होगी। तो मोटी तो हमारा मोटी मानना बात, ये है कि मोटी मोटी बात क्या है, उनसे ये कहें कि आप 3 साल 5 साल यहाँ से अगर इंतजार करेंगे तो चीजें बेहतर ही नजर आएंगी। और एक और चीज मैं आपको बहुत एक जो चीज वो बहुत रेलेवेंट है अभी, वो ये है कि इन्वेस्टर्स को एक रियल रेट ऑफ रिटर्न देखना चाहिए। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ पे पहले इन्फ्लेशन जो होती थी वो करीबन 6 से 8% या 8 से 10% के करीब होती थी। अभी जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो है करीबन से 3 से 5%, या अज्यूम करें 4% है अगर। तो उसी हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट देखते हैं या 10 ईयर देखते हैं, वहां पे आपका जो रिटर्न है, उसके ऊपर हम लोग देखें अगर इक्विटी मार्केट का रिटर्न है, तो उस लिहाज से जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब जिसका जो एक्चुअली रेलेवेंट है, वो बढ़ गया है या बढ़ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर आप 10 साल पहले अगर 15% का एक बेंचमार्क था, तो अभी उसको आप, उस टाइम इन्फ्लेशन भी ज्यादा थी, अभी इन्फ्लेशन से मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि अगर इन्फ्लेशन 8% थी और आपको 15 या 18% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन थी, और आज अगर इन्फ्लेशन 4% है और 4% का आउटलुक है, तो उसमें अगर 10 से 15% रिटर्न आती है, तो इट इज सिमिलर, और इट हैज टू बी सीन इन सिमिलर लाइट, बिकॉज रियल रिटर्न जो है इन्वेस्टर की वो बनी हुई है। एक सवाल पूछा है स्वाति गुप्ता ने कि किस फंड में पैसा लगाऊं कि करोड़पति बन जाऊं। अब मेरा ख्याल है कि इसमें किसी एक फंड का नाम लेने के बदले एक स्ट्रैटेजी बताना शायद बेहतर होगा, कि अगले कई वर्षों तक या अगले 10-15 साल तक किस तरीके से उन्हें अपने लंबे समय के लिए निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि यंग प्रोफेशनल्स को अभी रिस्क लेने का मौका मिलता है, और शायद अपने 10 से 20 साल तक का जो अगला समय है
जिसमें वो बिना किसी ज्यादा चिंता के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए शायद करोड़पति बनना जो है वो बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो नहीं, ये सवाल रिलेवेंट है और सबके दिमाग में यही रहता है, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप आज अपनी कंजम्पशन कम कर रहे हैं, कुछ पार्ट उसमें से निकाल के फ्यूचर कंजम्पशन मेंटेन करने के लिए वो आप अलग रख रहे हैं। और तो सबसे पहला रूल ये है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज हो जो, अगर हम 4% इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं या 5% कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें कितना मिल सकता है। दूसरा रूल ये है कि हमें अपना पोर्टफोलियो जो है ना डाइवर्सिफाई करके रखना है। तो सब चीजें एक ही चीज, मतलब स्कीम में जाना या एक ही एसेट क्लास में जाना भी अच्छा नहीं है। ओवर कंजर्वेटिव भी नहीं हो सकते, ओवर अग्रेसिव भी नहीं हो सकते। तो तीसरी चीज ये है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखना है, क्योंकि आपने अपना फ्यूचर जो है, आपने अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने फाइनेंशियल गोल्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया, और उसके हिसाब से आपने हर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। फाइनली जो है, आई थिंक जो मेरा एक बहुत बड़ा मानना है और मेरा बहुत बड़ा बिलीफ है कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन जो आप एक अपने एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के अपने सर्कमस्टांसेस बता के आप उनसे राय लेके एक एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। उसके बेसिस पे अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें और पोर्टफोलियो रिव्यू करें एट रेगुलर इंटरवल्स कि भाई एनएवी कैसे मूव कर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है, और जो मैंने गोल सेट किए थे उन गोल्स के लिए जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो कैसे चल रही हैं, वो मतलब आर दे इन लाइन और नॉट। और अगर ऐसी कोई मेजर डेवलपमेंट हुई है जैसे अभी कोविड-19 हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ है, मतलब इज द इम्पैक्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर और द इम्पैक्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग। सो ये सब चीजें जो है आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब आपके जैसे अच्छे मैगजीन से मिल सकती हैं, एक अच्छे एडवाइजर से मिल सकती हैं। तो मेरे को लगता है कि ये राय लेके करना चाहिए। बट कमिंग टू समथिंग वेरी सिंपल, वो जो मेरा मानना है कि रेगुलरली अगर आपने अपना एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया कि आपने सोच लिया कि भाई मेरा इतना पार्ट जो है, जो मेरा मंथली इनकम में से मैं कंज्यूम करूंगा और इतना पार्ट मैं सेव करूंगा, उसमें कुछ पार्ट है मेरा जो मेरा मैंने कुछ रियल एस्टेट लिया है उसके लिए मेरा ईएमआई जा रहा है, कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं अपने करंट रिक्वायरमेंट्स के लिए रखूंगा, और कुछ ऐसा पार्ट है। तो लेट्स अज्यूम कि आपने करीबन 25 या 30% जो है आपने सोचा कि मैं ये आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मैं अगले 10 या 15 साल के बाद यूज करूंगा। आई थिंक दैट इज दी होता ना गाइडेंस टू बिकमिंग ए करोड़पति, कि अगर आप सोच रहे हैं 3 से 5 साल में बन जाएंगे, तो थोड़ा ऐसे मुश्किल लगता है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर की थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके चले। पर मुझे लगता है अगर आप 10 से 15 साल का 10 से 15% का, जैसे हमने बोला कि अर्निंग्स ग्रोथ हम देख रहे हैं इंडियन कंपनीज में अगले 5, 7, 10 साल में, तो उसके हिसाब से अगर आप अज्यूम करें कि भाई अगले 5 से 7 साल में देन जो आपका पोर्टफोलियो है वो अगर अच्छे इक्विटी मल्टी कैप स्कीम में लगा हुआ है तो डबल होना चाहिए, बिकॉज एट 14% और 14.5% आपका पैसा जो है 5 साल में के करीब में डबल होता है। तो क्योंकि मतलब सेक्टोरल फंड्स में, या अगर आप बहुत अग्रेसिव या फोकस फंड में जाते हैं, वहां पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो मेरी राय ये रहेगी कि जो पहला बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जिनको वॉलेटिलिटी से मतलब एक चिंता होती है या एंजाइटी होती है, तो उन्हें या तो एक इक्विटी हाइब्रिड फंड या एक मल्टी कैप फंड लेना चाहिए। तो करोड़पति बनने का रास्ता जो है वो ये है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए और डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए, एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि अगर मार्केट में कुछ डेवलपमेंट है या इकोनॉमी में कोई डेवलपमेंट में है, तो उसमें एक हमें एक क्षमता चाहिए कि भाई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, कि भाई हमें एक जो मैक्रो ट्रेंड है वो क्या डिस्टर्ब हो गया है, डिसरप्ट हो गया है, इस चीज को असेस करना है। और मेरे को लगता है कि वो एक अच्छे एडवाइजर से, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से आपको ये राय मिल सकती है, इंटरमीडिएट से, जो आपको एक गाइड कर सकता है। बट टू इट्स अ लॉन्ग आंसर टू एक आपका 1 लाइन क्वेश्चन, बट मेरा मानना ये है कि टू स्टार्ट ऑफ, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें एक मल्टी कैप फंड में, एक अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड में, तो यू विल बी एबल टू अचीव योर नंबर गिवन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड दैट वी हैव सीन। जी, इसमें दो बड़ी चीजें आपने कही कि एक तो रेगुलर इन्वेस्ट करना है और दूसरा ये कि किस तरह के फंड में निवेश करना है, वो बहुत सोच समझ करके चुन के लगाना है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान रखना
जरूरी है, क्योंकि मल्टी कैप में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि नियमित निवेश करें, और हर साल आप जितनी बचत कर पा रहे हैं, हर महीने जितनी बचत कर पा रहे हैं, उतना निवेश करते जाएं, और अपनी बचत को हर साल बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाए, बिल्कुल वैसे वैसे अपनी बचत की, अपने निवेश की राशि को भी आप बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि इस साल हमने 5,000 निवेश किया तो फिर अगले 10 साल तक हम 5,000 रुपए ही महीने निवेश करते जा रहे हैं। इस साल 5,000 किया तो अगले साल 6,000 करना है, अगले साल 7,000 करना है। इस तरह से निवेश की राशि भी आपको बढ़ानी है। अब बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आया है पिंकेश का, और वो जानना चाहते हैं कि जो कई एप्स हैं जो निवेश करवाते हैं, आपसे कोई सुविधा शुल्क भी नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, अपनी सेवाएं मुफ्त में देते हैं, और आपको म्यूचुअल फंड में निवेश का रास्ता देते हैं। तो इनकी मतलब जो जिज्ञासा है कि ये सारे लोग कमाते कैसे हैं। तो देखिए ये राजीव जी, थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग तो म्यूचुअल फंड में हैं, तो हमें ये मालूम एग्जैक्टली नहीं होगा कि कैसे कमाते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा कि काफी सारे B2C जो होते हैं ना, बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्ट पोर्टल्स हैं, बहुत सारे हैं आज की डेट में, जो आपको एक ये फैसिलिटी देते हैं जिसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं या रेगुलर में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, और वो आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अभी एक स्ट्रैटेजी वो ये है कि वो अब नए से नए इन्वेस्टर्स को अपने मतलब पोर्टल को पे लाएं और इन्वेस्टर्स बनाएं, और कभी ना कभी तो फीस चार्ज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ये हो सकता है कि वो कुछ और सर्विसेज हैं जिसपे वो फीस चार्ज कर रहे हो, और ये हो सकता है कि उनका जो स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, जैसे होता है ना हर चीज में कि आपकी एक सर्विस फ्री है ट्रांजैक्शन सर्विस, पर अगर आपको एडवाइजरी सर्विस भी लेनी है उसमें, या गाइडेंस लेनी है, या मॉडल पोर्टफोलियो के हिसाब से चलना है, तो आपको एक फीस देनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम देख रहे हैं एक्टिविटी, ये थोड़ा नया एक्टिविटी है, पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, जहाँ पे इंडिया में पोटेंशियल देखते हुए बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं मतलब म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको फी चार्ज करनी होगी, बिकॉज सिर्फ इन्वेस्ट करना एक छोटा सा पार्ट है आपकी जो पूरी म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन जर्नी का। इसके अलावा उसमें सर्विसिंग करना, या ऐसे जंक्चर्स पे जहाँ पे मार्केट एक मोड़ पे है, जहाँ इन्वेस्टर्स को गाइड करना पड़े या गाइडेंस चाहिए हो कि अभी क्या करना चाहिए आगे, तो वहां पे एक एडवाइस जरूरी होगी, और जिसके लिए जो है आपको एक फीस चार्ज करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलाइज सर्विस के लिए फी होगी, और कई जगहों में है भी ऐसी फी। क्या ये सारे ऐप जो हैं वो डायरेक्ट प्लान्स में ही निवेश कराते हैं, या कुछ रेगुलर में भी कराते हैं? और अगर वो रेगुलर में कराते हैं तो क्या आपके जैसे म्यूचुअल फंडों के साथ जुड़े होते हैं एक सामान्य फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह, जिनको कमीशन मिलता है? म्यूचुअल फंड में या आप जैसे दो शेयर क्लास हैं, डायरेक्ट है और रेगुलर है। रेगुलर में ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन मिलता है, और वो इसी का मतलब लिए है कि भाई वो जो गाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, आफ्टर सेल सर्विस कर रहे हैं उसके लिए। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायरेक्ट पोर्टल्स दोनों हैं मार्केट में टुडे आज की डेट में, और स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन आपने देखा होगा कि ये दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपको। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, एसेट एलोकेशन चाहिए, और टाइम टू टाइम सपोर्ट चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस देता है, और वही सर्विस आपको ऑनलाइन भी मिलती है उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स से, क्योंकि उनके पोर्टल्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी है सब म्यूचुअल फंड्स के साथ। और वही अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप जो ऐसे डायरेक्ट पोर्टल्स हैं उस पर कर सकते हैं। फर्क यही है कि आपको एक जगह एडवाइस मिलती है, डिफरेंट शेयर क्लास है रेगुलर, और दूसरी में डायरेक्ट, जहाँ पे आपको खुद करना चाहिए। जी, एक सवाल आया है आलोक कुमार झा की तरफ से, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी स्मॉल कैप फंड में निवेश करना अच्छा रहेगा, क्या ये उसके लिए सही समय है? देखिए अगेन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, और रिस्क एपिटाइट क्या है। रिस्क एपिटाइट का मतलब एक सिंपल चीज है कि भाई अगर आपको एक पता है कि ये इसमें इतना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ,
तो उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका बैंड ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव कितना हो सकता है। एक एसेट क्लास है जहां पे 15% का एवरेज रिटर्न आता है और उस पे प्लस माइनस 30% ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। तो अगर इन्वेस्टर का एपिटाइट है कि वॉलेटिलिटी मैं ज्यादा ले सकता हूँ, तो स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट दैट इज आल्सो द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, बिकॉज ऐसे कई छोटी कंपनीज हैं जो पहले छोटी थी या स्मॉल कैप थी और बड़ी हो गई हैं, अब लार्ज कैप कंपनीज बन गई हैं। तो ऐसी सर्च आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। और बट उसमें ये है, ध्यान रखना है कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज या लार्ज कंपनीज। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करने में कोई हार्म नहीं है। दूसरी चीज जो आपने देखना है एक इम्पोर्टेंट स्मॉल कैप कंपनी के पोर्टफोलियोज में, वो ये है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी कि एक ही स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्सपोजर अगर किसी स्कीम में है, या उसमें इतना एक्सपोजर है कि लिक्विडिटी उस स्टॉक में ज्यादा नहीं है, तो दैट कैन बी हार्मफुल। तो अगर वेल डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है मेरे हिसाब से, तो उसमें इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आज की डेट में आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, एक छोटे से छोटे अमाउंट से अपना स्मॉल कैप पोर्टफोलियो शुरू कर सकते हैं, तो आपको उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगेन लाइक आई सेड कि आई विल पुट इट इन दिस वे कि भाई आपको कभी भी आप किसी भी एसेट क्लास में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका रिटर्न्स बैंड क्या रहेगा, उसके बेसिक ड्राइवर क्या है उस एसेट क्लास के, और मेरे लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, और लिक्विडिटी एस्पेक्ट्स क्या है। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप इक्विटी फंड में करें, डेट फंड में करें, रियल एस्टेट में करें, स्मॉल कैप में करें, थीमेटिक फंड में करें, कि भाई उसका पास रिटर्न्स बैंड क्या रहा है और उससे उसमें डिविएशन कितनी रही है उस रिटर्न, मतलब उसके रिटर्न्स में, उसके एसेट क्लास के ड्राइवर्स क्या है, मतलब किस चीज से वो आगे ऊपर नीचे होता है, और आपके इसके लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तो अगर स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं तो उसके लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, और लिक्विडिटी एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको कभी एग्जिट करना पड़े तो आपके पास लिक्विडिटी ऑप्शन है कि नहीं। आर यू कंफर्टेबल कि अगर लिक्विडिटी इतनी नहीं है बट रिटर्न्स ज्यादा होंगे, आर यू कंफर्टेबल विद दैट। तो ये चार चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी एसेट क्लास में आपको मेरे हिसाब से अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जी बिल्कुल। बट आपने टू कम टू द स्मॉल कैप क्वेश्चन, लाइक आई सेड कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 3 से 5 साल का, और आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा मंजूर है लार्ज कैप फंड से, तो जरूर कीजिए, और रेगुलरली एसआईपी के फॉर्म में कीजिए। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट। जी बिल्कुल, ये एसआईपी वाला फॉर्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्मॉल कैप में काफी उतार चढ़ाव है। तो आपने बिल्कुल पीक पर खरीद लिया या बिल्कुल बॉटम पे खरीद लिया, इस चक्कर में ना पड़े। हर महीने अगर एसआईपी के फॉर्मेट में किसी स्मॉल कैप फंड में आप पैसा लगाते हैं, आपके निवेश की अवधि जो है वो 5 साल से ज्यादा है, तो फिर आप स्मॉल कैप फंड को आराम से चुन सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप का ही हो जाए। और जो मोहित जी ने कहा कि लिक्विडिटी वाला एस्पेक्ट अपना ध्यान में रखिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में कभी भी ऐसा मौका जरूर आ सकता है जब जिस समय आपको पैसा निकालने की जरूरत हो उस समय बाजार की स्थितियां ठीक ना हो, जैसे कि आज की स्थिति है, या आज से भी पहले अगर आप 1 महीने पहले की स्थिति देखते, उस समय अगर आपने स्मॉल कैप फंड में ही निवेश किया होता या स्मॉल कैप शेयरों में ही निवेश किया होता और उसी समय आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान के साथ निकलना पड़ता है। क्योंकि पैसे की जरूरत अगर है, आज ही खर्च करना है, और दूसरे कहीं और तरीके से आपने निवेश नहीं कर रखा है, ज्यादा निवेश नहीं कर रखा है, तो आप फंस जाते हैं। तो लिक्विडिटी का जो पहलू है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उतना पैसा लगाइए जिसको आप किसी समय मजबूरी में ना निकालें। ऐसा ना हो कि भाई इसी समय मुझे पैसा चाहिए और यहाँ से मुझे निकालना ही होगा, मैं 1 साल 2 साल और रुक नहीं सकता, भले ही निवेश के नजरिए से जरूरी हो। अगर आज की तारीख में कहें स्मॉल कैप फंड हो सकता है बहुत पिटे हुए हों, 2 साल बाद उनकी तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो सकती है, जैसे 2 साल पहले बिल्कुल उल्टी स्थिति थी। तो ये साइकिल्स आते रहेंगे। उस साइकिल को पार करने के लिए आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी अगर है तो फिर ठीक है, अगर आपके पास 5 साल या उससे ज्यादा का समय है तो फिर ठीक है, और उसमें आप डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड को चुनिए। या उससे और एक बेहतर तरीका है कि आप किसी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को चुन लीजिए, क्योंकि वो
निश्चित रूप से डाइवर्सिफाइड होगा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि जो इंडेक्स है उसको फॉलो करे और उस तरीके से वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। मोहित जी, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए और तमाम सवालों के जवाब दिए निवेशकों के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।